आज के वीलॉग में इमरान रियाज ने हुकूमती खुशी का बांटा 24 घंटे में ही फोड़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत ज़्यादा रोला जो सबसे ज़्यादा खबर का पड़ा हुआ है वो ये है कि क्या अमेरिका से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उम्मीद थी कि इंसानी हकूक़ के मामलात में या जो ज़्यादती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रही है या जो पाकिस्तान में मैंडेट चोरी हुआ है, उस हवाले से उनकी उम्मीदों के मुताबिक कार्रवाई होगी या नहीं होगी। देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस पर बड़ी मेहनत की है। चाहे अमेरिका है, चाहे यूरोप है, चाहे बरतानिया है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा लॉबिंग की है। अपने सारे वसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और वो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अचीव भी किया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो बिल्कुल पुरसकून है या उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त भी जो विल्सन काम कर रहा है जिस एक प्रोजेक्ट के ऊपर, और जो विल्सन का अपना एक बिल है जिसको उसने तैयार किया, उसने पाकिस्तान को टाइम दिया कि जी इतने दिनों के अंदर अगर आप ये कर देते हैं तो ठीक है, वरना फिर मैं ये बिल अमेरिका में पेश करूंगा वहाँ पे कांग्रेस में और इसको पास करवाऊंगा। अब उस बिल के अंदर जो है वो आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उनका नाम लिखा हुआ है। तो कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि जो विल्सन को अप्रोच भी किया गया है कि आप जो मर्जी नाम शामिल करें, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम शामिल ना करें, क्योंकि माजी में ऐसा कभी हुआ नहीं और ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर पाकिस्तान की वहाँ पे एम्बेसी को भी और जितने भी वहाँ पे लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती हैं उन सबको ये प्रॉब्लम है। अब ऑफ द रिकॉर्ड कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुंची है, कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड रखूंगा, कुछ आपके सामने रख दूंगा। और दो डेवलपमेंट्स है ना, एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया। उस शुक्रिया को लेकर बहुत सारे लोग पाकिस्तान में खुश हो गए और उन्हें लगा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी हो गई है और हुकूमत ने कुछ सुख का सांस लिया कि उनके ऊपर एक तलवार लटक रही थी, पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ क्या करेगा। लिहाजा उन्हें लगा कि अब वो जो खतरा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से था वो टल गया है। इमरान खान साहब ने वैसे अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से कोई उम्मीद है या वो ये सोचते हैं कि अमेरिका उनकी रिहाई करवाएगा। वो ये कहते हैं कि जो बाइडन की इंतजामिया ने जो सपोर्ट दी है और जो उनकी ख्वाहिश के ऊपर पाकिस्तान में हुकूमत गिराई गई है, वो अमल वो समझते हैं कि वो गलत हुआ। और उसमें वो जनरल बाजवा का रोल कहते हैं सबसे बड़ा था कि जनरल बाजवा ने अमेरिका को कुछ और बताया, पाकिस्तान में कुछ और बताया और उन्होंने डबल गेम करके इमरान खान साहब को डैमेज किया। फिर डोनाल्ड डू का जो साइफर है वो भी मामला आपके सामने। अच्छा, इमरान खान साहब ने वैसे कभी नहीं कहा कि उन्हें इमरान खान को ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो इमरान खान को छुड़ाएगा, तो ऐसा कुछ भी इमरान खान साहब ने नहीं कहा। हाँ, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इसके लिए बंदोबस्त किया और उनका आज भी यही दावा है कि अमेरिका से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ये दावा वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं, चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन बाबर एवान साहब कह रहे हैं कि कभी भी मदद के लिए ट्रंप की तरफ नहीं देखा। निज़ाम आजकल ट्रंप को इज्जत दो की मुहिम चला रहा है। दहशतगर्द को अमेरिका भेजा गया, किसी मुलजिम को अमेरिका के हवाले करना ही था तो आफिया सिद्दीकी वाला मामला भी हल कर लेते। ये भी जनाब सवाल उठाया। इसमें एक स्टेटमेंट जो है वो CIA के सरबराह का है और ये उनका इंकशाफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि जो दहशतगर्द जिसका ताल्लुक ISIS खुरासान से है, वो जब पकड़ के हवाले किया गया अमेरिका के, उसको वर्जीनिया की अदालत में वहाँ पे पेश भी किया है इब्तदाई तौर पे। फर्दर उसका केस चलेगा। उसको ये बताया गया कि तुम्हें उम्र कैद हो सकती है अगर ये जुर्म तुम्हारे ऊपर साबित हो गया तो। तर्जुमान के जरिए से वो बात कर रहा है वहाँ पे अदालत में। तो अब ये जो CIA के सरबराह है उसने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान ने काबुल हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में हमारी मदद की है। पाकिस्तान से कहा था कि अच्छे ताल्लुकात करने हैं, तो ये जो हमला हुआ था काबुल एयरपोर्ट पे, इस हमले की दहशतगर्द की गिरफ्तारी जो है हमारी तरजीह है। ओहदा संभालने के दूसरे रोज ही पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता हुआ था। ये CIA के सरबराह ने इंकशाफ किया है। कुछ जगहों पे ये बात रिपोर्ट भी हुई है। लेकिन ये जो सारा मामला है ये एक एपिसोड है। मेरा ओवरसीज पाकिस्तानियों से रब्ता हुआ है जो अमेरिका में अमेरिकन हुकूमत के साथ एंगेजमेंट में है, जो विल्सन से भी मिलते हैं, बाकी लोगों से भी मिलते हैं, सेनेटर्स के साथ राब्ते में भी रहते हैं। वहाँ डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी तंजीम है, वो भी अपने तौर पर काम करती रहती है। तो दूसरी बड़ी खबर इसके साथ जुड़ी हुई ये है कि स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जब क्वेश्चन उठाया गया पाकिस्तान के हवाले से, स्पेशली इमरान खान साहब का नाम लेते हुए, तो वहां से जवाब नहीं दिया गया इसके ऊपर। यानी नॉर्मली पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जो व्हाइट हाउस के तर्जुमान है वो खुलकर ये कह देते थे कि जी वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं, पाकिस्तान की अदालतें जाने और इमरान खान का मामला जाने,
हम पाकिस्तान के अंदर जो है इंसानी हकूक़ के मामलात को देख रहे हैं और हम पाकिस्तान को अपने एक ऐसे शराकतदार के तौर पे देखते हैं जो दहशतगर्दी के मामलात में पाकिस्तान की मदद करता है। पहले ये एक स्टीरियोटाइप जवाब होता था, तो अब जो है वो इन्होंने इसके ऊपर डेलिबरेटली जवाब नहीं दिया। जवाब ना देने के दो मतलब हैं, या तो उन्हें पता ही नहीं है अभी कि इसके ऊपर हमने पोजीशन क्या लेनी है, या फिर वो अभी जवाब देना नहीं चाहते, या उन्हें लगता है कि हमें पोजीशन पहले लेनी चाहिए और उसके बाद फिर हम जवाब देंगे। पोजीशन लेने के हवाले से ये क्लेम किया गया ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से कि मैं नाम उनके नहीं ले सकता, वो लोग राब्ते में हैं अमेरिकन के साथ, जिसका मैं नाम ले लेता हूं अगले दिन पाकिस्तानी सफारत खाना मुतहरक हो जाता है, पाकिस्तान में भी उनकी जो फैमिली है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन्होंने ये बताया कि जनाब जो विल्सन ने ये बताया है कि जो भी वो कर रहा है ये वो अकेला नहीं कर रहा, ये उसकी पार्टी की पॉलिसी है जिसके तहत वो ये कर रहा है। अब दो बिल आने वाले हैं नादरीन, एक बिल आ रहा है जो विल्सन लेकर आ रहा है, और दूसरी एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन आ रही है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं अमेरिकन, वो लगातार सेनेटर्स के साथ राब्ते भी कर रहे हैं ताकि जितने ज़्यादा कांग्रेसमैन के वोट्स वो तोड़ सकें, उन वोटों को तोड़ के वो अपनी बाइंडिंग रेजोल्यूशन को भी कामयाब बना लें और जो विल्सन का जो बिल है उसमें भी कामयाबी हो जाए। अब इस वक्त सिचुएशन क्या है, जो उन्होंने दावा किया वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उनका यह कहना है कि हमें 435 में से आधे वोट चाहिए, यानी 215 के करीब वोट उन्हें मिल जाए, 215-20 वोट मिल जाए तो वो कामयाब हो जाएंगे। 220 वोट बहुत है। पिछली मर्तबा जब जो बाइडन की हुकूमत थी तो 368 वोट उन्हें मिल गए थे, यानी जितने वोट चाहिए उससे बहुत ज्यादा वोट्स उन्हें मिल गए थे। 220 की जगह 368 ले लेना बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो इस मर्तबा वो ये कहते हैं कि बड़े आराम से वो सिंपल मेजॉरिटी ले लेंगे और अपनी बाइंडिंग रेजोल्यूशन भी पास करवा लेंगे। और अगर ये बिल जो विल्सन का है, ये ईद से पहले लाने का इंदिया दिया है जो विल्सन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि ईद से पहले मैं ये बिल लेकर आऊंगा। तो अब अगर जो विल्सन का बिल आ जाता है उसके बाद बाइंडिंग रेजोल्यूशन आती है और उसके अंदर तो 11 लोगों के नाम है। जो विल्सन ने तो सिर्फ अभी एक आर्मी चीफ का नाम लिखा है और साथ में उन्होंने नत्थी किया है कि इनके साथ साथ जो बाकी अफसरान हैं या बाकी लोग हैं, उनकी फैमिलीज हैं, ये सबको जो है बैन किया जाए। लेकिन जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन आ रही है उसमें 11 नाम शामिल है अब तक की इतला के मुताबिक, और उसके ऊपर सेनेटर्स के साथ मुलाकातें ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, जो डायस्पोरा वहां मौजूद है, वो मुलाकातें कर रहे हैं। और उनका ये क्लेम है कि वो बड़े आराम से सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे। ये एक दबाव तो आएगा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे भी, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर भी एक दबाव आएगा अगर अमेरिका की जानिब से पाबंदियां लगती हैं। तो अमेरिकन मीडिया पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान पे और अफगानिस्तान के जो शहरी हैं उनके ऊपर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगने जा रही है, और उसका रीज़न ये है कि अमेरिकन अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी फिक्रमंद है और उन्हें लगता है कि बदला लिया जा सकता है अमेरिका में आकर पाकिस्तानियों की जानिब से या अफगानियों की जानिब से। वैसे भी दहशतगर्दी जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क है दहशतगर्दी के अदाद शुमार को लेकर, और ये एक इंतहाई अफसोसनाक डेटा है जो बाकायदा जारी किया गया है। टेररिज्म इंडेक्स को जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की आग की लपेट में है। आर्मी चीफ गए जी बन्नू, उन्होंने बन्नू का दौरा किया और उन्होंने वहाँ पे ब्रीफिंग वगैरह ली, फिर वहाँ पे उनके कुछ स्टेटमेंट भी आए। तो जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं बन्नू वाले अटैक में वो गैर मुल्की हथियार है, ये बहुत अहम है। और दूसरा उन्होंने ये क्लेम किया और ये उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो महफूज पनाहगाह है दहशतगर्दों की, और उसे इस्तेमाल किया गया है और दहशतगर्द वहाँ से आए और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अटैक किया। अब ये इसमें दो राय है। एक राय जो है मौजूदा हुकूमत की है, हुकूमत ये चाहती है कि अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान अफगानिस्तान में ऑपरेशंस करे और अफगानिस्तान को असलहे से पाक करे। अब ये एक ऐसा एडवेंचर है जिसमें अमेरिका को दोबारा से एक जंग की दावत दी जा रही है कि जो जंग आप पीछे 20 साल लड़के नहीं जीत सके, आप दोबारा आए, जो असला आप यहाँ पे छोड़ के भागे हैं, अब दोबारा उस असले को वापस लेने का टाइम आ गया, तो आए अफगानियों के साथ लड़ते हैं। तो क्या ये पॉसिबल होगा, अमेरिका इस लड़ाई में आएगा? तो साफ मेरी तरफ से ये जवाब, और मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं कि अमेरिका कभी भी इस लड़ाई के लिए अपनी फौजें नहीं उतारेगा। तो क्या वो बाहर बैठ के पाकिस्तान की फौज को लड़वाएगा अफगानियों के साथ? इस बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये बात कंफर्म है कि पाकिस्तान अमेरिका को इस लड़ाई के अंदर लाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त दो तरह की सोच है। एक जो हुकूमत की सोच है या एस्टेब्लिशमेंट की है, उन्हें लगता है कि अफगानिस्तान के साथ सख्ती के साथ डील करना चाहिए।
दूसरा जो इमरान खान साहब का फार्मूला है, वो पहले भी ये कहते रहे कि आप अफगानिस्तान को एंगेज करें। जितनी ज़्यादा आपकी अफगानिस्तान के साथ एंगेजमेंट होगी उतनी जल्दी पाकिस्तान में अमन आएगा। अली मोहम्मद खान साहब ने भी अभी यही एक स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तान ने देखें अमेरिका की मदद की थी जब एंगेजमेंट करनी थी अमेरिका ने तालिबान के साथ। ये सारी दुनिया जानती है और सबको इस बात का आइडिया है कि पाकिस्तान की मदद के बगैर अमेरिका का जो महफूज इनखला है वो मुकम्मल नहीं हो सकता था। तो अब पाकिस्तान ने बहुत मदद की थी अमेरिका की। कतर के अंदर जो मुज़ाकरात हुए थे पाकिस्तान ने सारी चीज़ों को इनिशिएट किया था। अब पाकिस्तान खुद एंगेज क्यों नहीं कर पा रहा? बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान ने जो मशवरा अमेरिका को दिया और अमेरिका की जो फंदे में जान फंसी हुई थी, अमेरिका को निकाला इस अजाब में से, तो पाकिस्तान खुद क्यों नहीं निकल सकता? पाकिस्तान खुद क्यों मुस्बत और बेहतर एंगेजमेंट नहीं कर सकता अफगान तालिबान की हुकूमत के साथ? पाकिस्तान को यह एंगेजमेंट करनी चाहिए। पाकिस्तान को पहले तो आपस में अपनी अंदरूनी एंगेजमेंट करनी चाहिए, जिसमें जुनैद अकबर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि हमारा एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। राब्ते होते हैं, बिलवास्ता और बिला वास्ता भी होते हैं। इदारों से राब्तों पर हमें कोई शर्म भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे अपने इदारे हैं। अब मामला यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इदारों के साथ राब्ते करने और इदारों को एंगेज करना है, तो फिर सियासतदानों के साथ राब्ते और उनके साथ एंगेजमेंट कैसे होगी? देखें, दो रास्ते हैं पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने के लिए, और मंजिल उनकी एक ही है कि पाकिस्तान में नया इलेक्शन करवाया जाए, और जो नया इलेक्शन पाकिस्तान में हो उसके नतीजे में पाकिस्तान में लोगों का एतमाद बहाल हो, इदारों में और अवाम के अंदर जो एक फासले पैदा हो गए हैं वो फासले ख़त्म हो, ताकि फ्यूचर के अंदर दहशतगर्दी समेत, मईशत समेत तमाम मसाइल का हल किया जा सके। वो शुरू तभी होगा जब पाकिस्तान के अंदर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। अच्छा, इस इलेक्शन की तरफ जाने के दो रास्ते हैं। या तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठे और बैठकर ये तय करें कि हम एस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकाल रहे हैं सियासत में से, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से कोई किरदार नहीं है, हम आपस में बैठ के तय कर लेते हैं कि कब तक ये हुकूमत चलनी है और उसके बाद हम पाकिस्तान में इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं। एक तो तरीका ये है। अब अगर ये तरीका नहीं अपनाया जाता, इस तरीके पे आने के लिए जो हुकूमत की जमातें हैं वो डरती हैं, उन्हें खौफ है। बिलावल को लगता है कि उसकी बारी आ सकती है, जरदारी साहब को लगता है कि वो अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी में वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, तो यही मौका है और वो उसको वज़ीर आज़म बना सकते हैं। तो अगर ये लोग एंगेजमेंट नहीं करते तो फिर फॉर द सेक ऑफ कंट्री पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी पड़ेगी। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कमज़ोरी आप समझ लें कि वो जब भी एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं वो बता देते हैं कि जनाब हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात हो रही है, यहां तक बात पहुंच गई है। जबकि शहबाज शरीफ साहब डिक्की पे बैठ गए लेकिन उन्होंने कोई बात बाहर नहीं निकाली। शहबाज शरीफ साहब के साथियों ने या शहबाज शरीफ साहब ने जितनी एंगेजमेंट की, जब तक कि उन्हें कामयाबी नहीं मिल गई तब तक उन्होंने कोई बात बाहर नहीं निकाली। अब मामला यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को अगर एंगेज करके भी सियासत से बाहर धकेल दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। यानी जब शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात कर रहे थे या नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी जब एंगेजमेंट कर रही थी, जब प्लान बना रहे थे इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने का, तो उस प्लान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर निकालना कहीं शामिल नहीं था। बल्कि हुआ यह कि उस प्लान के नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट सियासत के अंदर ज्यादा धंसती चली गई। और अब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान की हर अहम पोजीशन के ऊपर फौज बैठी हुई है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पूरी तरह से एंगेज कर दिया गया है। यानी सिंपल अगर हम ये कहें कि वुज़रा खुद मानते हैं, हम क्या कहें। राणा सनाउल्लाह साहब बता रहे हैं कि जी हम तो लाए नहीं परवेज खट्टक को। मोहसिन नकवी भी हमारा आदमी नहीं है, जिनका आदमी आप जानते हैं। फैसल वाडा का ताल्लुक किस कबीले से आप जानते हैं। तो इस हुकूमत के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, वजीर खजाना समेत, जिनका मौजूदा हुकूमत के साथ ताल्लुक नहीं है या सियासी जमातों के साथ ताल्लुक नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। तो बिलवास्ता तौर पर पीछे बैठ के एस्टेब्लिशमेंट ही इस निज़ाम को चला रही है। तो एस्टेब्लिशमेंट को एंगेज करके अगर उनको सियासत से बाहर निकाला जा सके तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। अब या तो ये काम सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर कर लें, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट को रास्ता देना पड़ेगा कि आप इस मामले से निकल जाएं, हम जाने और सियासत जाने और पाकिस्तान जाने, और हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में करवाने दें ताकि पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल हो सके। नाज़रीन, IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और मुज़ाकरात के अंदर जो है ना वो एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो सरकारी अफसरान हैं उनका पता ही नहीं चलता था इनके असासे कितने हैं, और इसके ऊपर IMF ने एक शर्त रखी थी कि जनाब सरकारी अफसरान के जो असासे हैं ये मामला जो है वो सामने लाए जाए। तो अब उसके लिए हुकूमत ने आमादगी दायर कर दी और फैसला हुआ है कि एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसके ऊपर जो बड़े सरकारी अफसरान हैं
उनके असासे उसके ऊपर लगा दिए जाएंगे, जनाब इन्होंने इतना कमाया, इतने पैसे हैं, इतनी तनख्वाह है इनकी, ताकि चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी के साथ आवाम के सामने आ जाएं। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है आज के दिन में, बल्कि मेरे लिए तो सबसे बड़ी खबर ये है, शहीद अरशद शरीफ का जो अज खुद नोटिस लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी शहादत का, वो केस आज लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। नाज़रीन, इस केस को अब आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच आज जुमे के रोज इसकी समाअत करेगा और अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस की समाअत होगी। इसमें जमाल खान मंदोखेल साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब बेंच में शामिल हैं, नईम अख्तर अफगान साहब भी शामिल हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब भी और जस्टिस शाहिद बिलाल साहब भी इस बेंच का हिस्सा है। तो अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है, शहीद अरशद शरीफ की, हम तो इसके ऊपर उम्मीद रखते हैं कि आज नहीं तो कल इंसाफ होगा। सबसे पहली चीज़ जो देखने वाली है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर कुछ देखना चाहती है तो वो ये देखे कि अरशद शरीफ पर 1.5-2 दर्जन मुकदमात किसने किए थे, यानी एक साथ इतने सारे मुकदमात कर दिए गए, फिर उनके लिए ज़मीन तंग कर दी गई, फिर उनसे उनकी नौकरी छीन ली गई, फिर उन्हें इतना मजबूर किया गया कि वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, फिर जिस मुल्क में वो गए वहाँ से भी उन्हें निकलवा दिया गया, फिर एक तीसरे मुल्क में जहाँ पे वो मौजूद थे वहाँ उन्हें कत्ल करवा दिया गया, और उस मुल्क के अंदर अदालतें ये कह रही हैं कि ये गलती नहीं हुई, इस आदमी को डेलिबरेटली टारगेट करके कत्ल किया गया है। तो अब ये जो शहादत है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ये निज़ाम का कसूर है। आज भी बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे लगा मुझे कत्ल कर दिया जाएगा तो फिर मैंने पाकिस्तान को छोड़ दिया। इसी तरह साबिर शाकिर साहब हैं, मुईद पीरज़ादा साहब हैं, वजाहत खान साहब हैं, अहमद दुरानी साहब हैं, और बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तान में नहीं रह सकते। शाहिद असलम साहब हैं हमारे, वो पाकिस्तान ना जा सकते हैं ना वहाँ पे रह सकते हैं, उन्हें विक्टिमाइज़ किया जाता है। लिहाजा ये जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ, इस सिलसिले को रुकना चाहिए। अगर बंद बांधना है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसा कर सकती है। और मैं बतौर सहाफ़ी, क्योंकि मैं सेम हालात से गुजर रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ हर तरह की मावनत करने के लिए तैयार हूँ। वो जब कहेंगे मैं हर तरह की मावनत के लिए हाजिर हूँ। नादरीन, क्योंकि बार बार बात होती है नए इलेक्शंस की, तो फिर नया इलेक्शन कमिश्नर भी आना चाहिए, क्योंकि पिछला जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो कुछ किया, जो उनके कारनामे हैं, वो पूरी दुनिया के सामने है। कैसे उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी से इंतखाबी निशान छीन लिया, कैसे उनके दफातर के बाहर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग आते थे कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए, उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए जाते थे। कैसे उन्होंने बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड दिया ही नहीं, कैसे इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो है कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, और सेकंड और थर्ड चॉइस जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको अजीबोगरीब किस्म के इंतखाबी निशानों के साथ छोड़ा गया मैदान में। कैसे एक एक घर के जो वोटर्स हैं उनको 2-2, 3-3 शहरों में फैला दिया गया कि एक वोटर बेचारा वोट डालने जा रहा है 50 किलोमीटर इधर, उसी घर का दूसरा बंदा 50 किलोमीटर इधर, उसी घर का तीसरा बंदा 50 किलोमीटर उधर जा रहा है। यानी जानबूझ के लोगों को इतना परेशान किया ताकि लोग वोट ना डाल सकें। जो इलेक्शन कमीशन का रोल था वो बहुत ही बदतरीन था। इसके बारे में आलमी कुछ जो इदारे हैं उनकी रिपोर्टें भी मौजूद हैं, और वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने करवाया। तो 2 माह पहले उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई है, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तैनात किया जाए और उसका अमल शुरू किया जाए। शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस तैनाती के अमल को क्यों रोक रहे हैं, उन्हें इसको नहीं रोकना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इत्तेहादी आइन की पामाली और बेतौकीरी करने पर तुले हुए हैं। अच्छा, इससे पहले जो है वो हुकूमत की जानिब से कुछ नामों पे गौर हो रहा था और वो नाम सामने आ रहे थे। तो काजी फायद ईसा साहब का नाम आ रहा था। ये तो इंतहाई अफसोसनाक बल्कि पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती होगी अगर काजी फायद ईसा जैसा आदमी जो बुग़्ज़ से भरा हुआ है और एक पॉलिटिकल पार्टी से शदीद नफरत करता है, तो वो कैसे पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकता है। फिर 2 नाम और भी थे, एक नासरुल मुल्क साहब जो है रिटायर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका, और एक तसद्दुक जिलानी साहब, इन 2 लोगों के नाम भी आ रहे थे। तो अब देखते हैं कि कौन सा नाम फाइनल होता है। अपोजिशन अपने नाम देगी, हुकूमत अपने नाम देगी, और उनमें से एक नाम फाइनल किया जाएगा। नादरीन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का भी स्टेटमेंट आया है पाकिस्तान के अंदर सूरत-ए-हाल को लेकर। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने पाकिस्तान के फैसला साजों के सामने अहम तरीन मुतालबात रखे हैं, और जो मुतालबात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पहला मुतालबा यह है इमरान खान को फिलफोर रिहा किया जाए। दूसरा मुतालबा
अरशद शरीफ के कत्ल की फौरी तहकीकात करवाई जाए। तीसरा मुतालबा पुरअमन एहतजाज का हक दिया जाए। चौथा, मीडिया को आज़ादी दी जाए। पांचवां, आज़ादी इज़हार राय होना चाहिए। और छठा, लापता अफराद को फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए। ये 6 ऐसे मुतालबात हैं, अगर इन पे अमल दरामद हो जाए ना पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान ट्रैक के ऊपर चढ़ जाएगा। यानी पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। आपको रूल ऑफ लॉ चाहिए, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, आपको जो है वो इंसानी हकूक की पामालियां खत्म करनी है, पब्लिक के मैंडेट का एहतराम करना। ये चीजें आप पाकिस्तान में करें, पाकिस्तान जितने मसाइल में घिरा हुआ है उनमें से निकल जाएगा। एक डाटा मैं आपके सामने नाज़रीन रख देता हूं कि पाकिस्तान ने कितना कर्जा लिया है। ये जो हुकूमत है इसने बजट के बाद से जुलाई से लेकर अब तक कितना कर्जा लिया है। 7 महीनों में इन्होंने जो कर्जा लिया है वो रिकॉर्ड है। इस वक्त पाकिस्तान का जो कर्जा है 72,000 अरब तक, उससे ऊपर तक पहुंच गया है। और 7 महीनों में 3,209 अरब रुपए का इन्होंने कर्जा लिया है। ये रोजाना की बुनियाद पे 15 से 16 अरब रुपए बनते हैं। यानी ये वफाकी हुकूमत रोजाना 15 से 16 अरब रुपया कर्जा ले रही है। फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, आपको सिर्फ सूबाई हुकूमतों की बात नहीं कर रहा। 15 से 16 अरब रुपया रोजाना फेडरल गवर्नमेंट, 27 किलोमीटर खर्चा अन्य वाह इनका चल रहा है। जनवरी के महीने में इन्होंने सिर्फ जो है वो 476 अरब रुपया कर्जा लिया है। तो अब तक इन्होंने कर्जों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ये कर्जा पाकिस्तानी कौम ने वापस करना है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।